हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 से हूँ। इस वीडियो में मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आइल्स राइटिंग टास्क 1 टेबल्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेबल डायग्राम को, टेबल चार्ट को। और इंग्लिश में देखना है तो आइल्स 9 पे जाइए, वहाँ इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब राइटिंग टास्क 2 हमें मिलता है, तो सबसे पहले आपको पता है कि 20 मिनट्स मिले हैं इसके लिए, 40 उसके लिए। यहाँ का टाइम कट करके आप उधर मत जाइए, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अगर इसको इग्नोर किया तो आपके बैंड स्कोर, मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ, आप 6 से ऊपर नहीं जाओगे, हो सकता है 5.5 पे ही अटक जाओ। इनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। जब प्रैक्टिस करने इसको भी लिखो, उसको भी लिखो, इसकी वोकेबलरी पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल गया 20 मिनट में, मैं पहले 5 मिनट इसको प्लानिंग में लगाया जा सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि इसकी फिगर्स हैं, इसके फिगर्स हमें एनालाइज करना है। कैसे करना है, उससे पहले क्या करना है, कुछ स्टेप्स होते हैं, हाउ टू प्लान, ऑर्गेनाइज डेटा, सब कुछ वो मैं दिखाती हूँ आपको। उससे पहले हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिया, फिर हमें क्या करना है कि टेबल के टाइटल को पढ़ना है, फिर कैटेगरीज देखनी है कि कंट्री के कितने नेम है, कितने कंट्रीज़ हैं, और फिर क्या डेटा दिया। अब डेटा को पढ़ते हुए हमें क्या ढूंढना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, और कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट के जैसा कोई फिगर, कोई पॉइंट बन रहा है क्या। जैसे 100 से कोई नीचे चला गया 12 पे, 12 से फिर कोई बिल्कुल नीचे आ गया 100, मतलब 12 से ऊपर चला गया 100, तो ये होते हैं स्ट्राइकिंग पॉइंट, ठीक है। स्टेबल होता है सेम काइंड का फिगर, जैसे एक 12 पे है, फिर 13 हो गया, फिर से 12 हो गया, फिर ऐसे मतलब चलता चलता ये 12 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये सेम फिगर में आ जाएगा, मतलब सब जगह 12 12 12 चल रहा है, तो ये सेम फिगर्स आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं राइटिंग टास्क 1 में देखना, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये स्टेप को करते हैं। एज आप इस क्वेश्चन को देख ही सकते हो, द 2 टेबल्स बिलो शो द एक्सचेंज स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। 2 टेबल बता रहे हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया बिटवीन दीज 2 ईयर्स, ठीक है। अभी हम टाइटल पढ़ लेते हैं। टाइटल में पढ़ते हैं एक्सचेंज स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू यूरोप, और यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया, और उसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया से यूरोप, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 टेबल्स हैं, अब इनको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे ऊपर ये कंट्री दिया, यहाँ पे भी दिया है, तो मेरे को अब पूरा पढ़ के अगर हम देखें क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर टोटल को छोड़ो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट है 60 और 61। उसके बाद है फिर यहाँ पे नीदरलैंड में भी स्टूडेंट हैं, लेकिन नहीं, लास्ट फाइनल ईयर में देखो 42 ज़्यादा है यहाँ पे, और ये 62 भी है। यस ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, और ये नंबर 2 है। बट लेकिन अगर पूरा देखो तो 61 और 60 ये ही फ्रांस ही नंबर 1 है। उसके बाद फिर आप लगा लो ये जर्मनी हो गया नंबर 2 पे, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये कम हुआ है थोड़ा, एक ही पॉइंट, ये बड़ा है, ये कम हुआ है, ये भी बड़ा है, और ये तो सेम स्टेबल है, ये तो अनचेंज है, ठीक है। तो हम फ्रांस नंबर 1 पे रखेंगे, फिर जर्मनी को नंबर 2 पे रख सकते हैं, जो इतना इंक्रीज हुआ है, जिसने चेंजेस इतना देखा है। टोटल फिर देखो 189 से 226 मीन्स यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुई है। इसमें आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से यूरोप जा रहे हैं। फ्रांस नंबर 1 पे देखो, 58 सबसे ज़्यादा इसी के ही हैं, 37 सबसे ज़्यादा इसी के ही हैं, तो ये तो नंबर 1 थ्रू आउट टेबल में रहा ही है। फिर स्वीडन को देखो, ये इसमें डिक्रीज़ हो गया है, और ये भी डिक्रीज़ हुआ, तो ये दोनों कंट्रीज़ डिक्रीज़ में आ गए हैं। तो मैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन को बना के रखूँगी, जब बॉडी पैराग्राफ में डिटेल में जाएंगे तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे इस टेबल में, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छा ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप चाहो तो ये स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड को आप ले सकते हो एक ही कैटेगरी में, एक ही साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना देना आप। तो यहाँ पे ये कम मतलब ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इनको भी आप एक साथ कर सकते हो, बट पहले इसके बारे में लिखना, फिर इसके, फिर इनके बारे में लिख देना। अब बारी आती है कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा। अब हमें बॉडी पैराग्राफ में डिटेल में कैसे लिखना है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं। मेरे सामने ये 2 टेबल हैं और 2-2 ईयर्स भी हैं, तो मैं इनको सिंपल तरीके से लिखूंगी कि पहले बॉडी पैराग्राफ में मैं पहले इस टेबल को एक्सप्लेन कर दूंगी, अगले बॉडी पैराग्राफ में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप लोगे फ्रांस
को उठाओगे और 2 ईयर्स के बाद करोगे फिर नेक्स्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इससे अच्छा एक यूनिवर्सिटी पहले इस टेबल की बात करो फिर इसकी बात करो, क्योंकि ये वाला जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत लंबा चौड़ा है, कितना लिखोगे। ठीक है, तो हम पहले इसकी बात करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले अभी हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। अब देखो इंट्रोडक्शन का मतलब टास्क आइल्स राइटिंग टास्क 2 और टास्क 1 में दोनों का मतलब यही होता है कि पैराफ्रेजिंग करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट को हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मतलब कुछ वर्ड्स चेंज कर दो, सब कुछ अपना नहीं लिखना है, कुछ भी अपना नहीं, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिखा द 2 टेबल्स की बजाय द गिवन 2 टेबल चार्ट्स विच डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट की बजाय मैंने बीच में इंटरनेशनल डाल दिया, क्योंकि दूसरे कंट्री में पढ़ रहा है तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया टू यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोपियन कॉन्टेंट। ठीक है, तो मैंने ये कहाँ से लिखा, ये देखो मैंने इन्हीं का नाम जो इन टेबल्स की जो हेडिंग है ना, इन्हीं को मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल दिया। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर पैराफ्रेजिंग करनी है तो जो इनकी हेडिंग दी होती है ना डायग्राम्स के आगे वही डाल दो, आपका पैराफ्रेजिंग हो जाएगा। एक और लाइन है, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड और कैलिब्रेटेड इन फिगर्स। अब कोई यहाँ परसेंटेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिगर्स ही लिखे हैं तो मैंने फिगर्स लगा दिया। ये लाइन भी अच्छी है, इसको लिखना चाहिए, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज कैलिब्रेटेड इन फिगर्स। एक ही वर्ड यूज़ करना है, ये वर्ब या तो ये या ये, दोनों नहीं यूज़ करने हैं। अब ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, देखो कितना सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। अब चलते हैं ओवरऑल पैराग्राफ। अब ओवरऑल पैराग्राफ में आप देखो मैंने कहाँ से शुरू किया है, आप इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, एज इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, बट मैंने ये भी लगा दिया। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये सेंटेंस जेरेंट्स जो होते हैं वहाँ से जो स्टार्ट करते हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल point of view और overall aspect comma it can be clearly seen that the number of pupils, मैंने student की जगह pupils डाल दिया, from Europe had an increase। कहाँ से मैंने लिया है, ये आपको मैंने बताया था ना, ये देखो ये वाला इंक्रीज हुआ ना और ये सेम रहा। तो देखो हमने कैसे लिखा है इसको, आप ये चीज़ देखते जाना अभी आप ध्यान से ना, ये देखो अभी आप, या had an increase while the exchange count of learners from Australia remained unchanged। ये देखो अभी आप unchanged, आपको मैं दिखाती हूँ, ये unchanged हुआ। ठीक है, अभी उसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बची है, it seems that those who studied in Australia, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि पर्सनल it's not personal point of view but after reading ये सब लग रहा है कि यहाँ से लोग जाना नहीं चाह रहे, यहाँ से यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा इट सीम्स दैट दोज हु स्टडीड इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ वर मोर सेटिस्फाइड अबाउट देयर हायर स्टडीज़ एंड शोन नो इंटरेस्ट इन एक्सचेंज। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है तो लिखो वरना छोड़ सकते हो। अब चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। नाउ आई थिंक आपको पूरा दिख रहा होगा, ये मेरा टेबल है और ये मेरा डिटेल है। अब इस डिटेल को कैसे लिखना जरा ध्यान से देखिए। फ्रांस से शुरू करेंगे हम। ठीक है, फ्रांस कैसे मैंने लाइन को सेंटेंस स्ट्रक्चर डाला, अब वो इम्पॉर्टेंट इसको चीज़ नोट कर लिए। इन 2007 फ्रांस रैंक्ड नंबर 1, ये देखो सबसे ज़्यादा इसी के स्टूडेंट है, रैंक्ड नंबर 1 अमंग अदर यूरोपियन नेशंस विच वॉज स्टूड एट ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी आनी चाहिए आपको, ये वोकेबलरी ही होती है। इन एक्सचेंजिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटी कैंपस टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपस, और ऑस्ट्रेलियन कैंपस लिख सकते हो। हाउएवर, अब ये फिगर 1 नीचे चला गया। हाउएवर द फिगर्स फेल स्लाइटली टू 60 फ्रॉम 61 इन 2009। ठीक है, अभी ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फ्रांस के बारे में लिखा, क्योंकि ये भी लिखना था ना कि टेबल क्या दिख रहा है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब इन कॉन्ट्रास्ट, ये लैंग्वेज यूज़ करनी इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्ट्रास्ट द काउंट ऑफ जर्मनी, अब जर्मनी पे क्यों आए, क्योंकि इसके भी स्टूडेंट काफ़ी हो गए थे। द काउंट ऑफ जर्मनी लर्नर्स रोज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 27 टू 62 इन फिक्स्ड टेन्योर विच वॉज फॉलोड बाय, इसको किसने फॉलो किया, स्वीडन ने, विच वॉज फॉलोड बाय स्वीडन
विथ जस्ट 12 मोर स्टूडेंट्स। अभी ये देखो 12 मोर स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, शिफ्टेड फ्रॉम देयर कॉन्टिनेंट, मीन्स यूरोप, स्वीडन यूरोप में है तो फ्रॉम देयर कॉन्टिनेंट। ओके, अभी आगे वाली फिगर्स, वाइल द फिगर्स फॉर द ब्रिटिश स्टूडेंट्स, ये देखो यूनाइटेड किंगडम की जगह मैंने ब्रिटिश स्टूडेंट्स लिख दिया, और ब्रिटिशर्स, बट स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैड डिस्प्लेड सम डिक्लाइन फ्रॉम 31 टू 20, फ्रॉम 31 इन 2007 टू 26 इन 2009। अब ये कंट्री बचा, इसने कुछ चेंज नहीं हुआ। लास्टली देर वर नो स्टैटिकल डेटा चेंजेस, देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देर वर नो स्टैटिस्टिकल डेटा चेंजेस कुड बी सीन इन नीदरलैंड यूनिवर्सिटीज़। इन नीदरलैंड यूनिवर्सिटीज़ कोई स्टेटिस्टिकल डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो फिर वो कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसीलिए वो हमने ये लिखा, देयर वर नो स्टेटिस्टिकल डेटा चेंजेस कुड बी सीन इन नीदरलैंड यूनिवर्सिटीज़। देखो ये टेबल है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब मेरा सेकंड टेबल है, देखो इसमें भी 58 नंबर 1 पे फ्रांसी है। द नेक्स्ट स्टेबल स्टैटिस्टिक, अब मैंने शुरू कैसे किया, द नेक्स्ट स्टेबल स्टैटिस्टिक इंडिकेट, और ऑन द अदर हैंड भी लगा के शुरू कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेबल स्टैटिस्टिक इंडिकेट्स दैट फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी को मैंने ले लिया है, ठीक है, तो ये इन दोनों में ही इंक्रीज हुआ, बाकी किसी में नहीं हुआ। बोथ एक्सपीरियंस ए ड्रामेटिक ग्रोथ फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज डेटा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूरोप, ठीक है। अभी मैंने ये जो बताया है, पहले अनाउंसमेंट किया है कि इन दोनों ने इंक्रीमेंट किया है। अब फिगर्स तो बतानी है ना, क्योंकि बॉडी डिटेल है। द नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन फ्रांस सर्ज्ड फ्रॉम 37 टू 58, 37 से 58 हुआ, वाइल दैट इन जर्मनी नंबर्स रोज फ्रॉम, देखो मैंने हर बार अलग अलग वोकैब यूज़ की है इंक्रीजमेंट के लिए, फ्रॉम 18 टू 26 रिस्पेक्टिवली, देखो इन द ईयर्स बिटवीन 2007 एंड 2009, देखो, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों को कंबाइन किया। अब इन दोनों को कैसे कंबाइन किया ये भी देखो, एज इट कैन बी विटनेस्ड फ्रॉम द चार्ट दैट स्वीडन एंड द यूके इंटरनेशनल लर्नर्स, अब द क्यों लगाया, क्योंकि द यूनाइटेड किंगडम होता है, ओके, द यूके इंटरनेशनल लर्नर्स हु हैड शिफ्टेड देयर एजुकेशनल कैंपस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूरोप अकाउंटेड टू 27 एंड 23, सो फाइनल बताया इन 2009 एंड फ्रॉम 33 एंड 32 इन 2007। देखो दोनों की इंफॉर्मेशन मैंने कंबाइन की, ऐसा नहीं है कि आप ये थोड़ा सा तो है, इसको क्या छोड़ोगे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सब चीज़ें लिखना, अच्छा, और कंबाइन करना इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। नाउ अनदर स्ट्राइकिंग पॉइंट विच वॉज ऑब्जर्व्ड in case of Netherlands, where the figures plummeted from 32 to 18 between 2007 to 2009 time period respectively। कितने सिंपल तरीके से मैंने ये टेबल आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही आप साथ साथ में लिखते रहिए, आई एम श्योर आपके 7+ बैंड्स आएंगे।